एपिसोड 165। नायरा ने बताया, अपने क्लास के ध्रुव ने हमें बताया कि ये लड़की सिग्नल पर भीख मांगती थी। ध्रुव ने अपनी माँ के साथ उस लड़की को कई बार सिग्नल पर देखा था। उसकी माँ थोड़ी ज्यादा ही दयालु है, इसलिए उन्होंने कई बार उस लड़की की मदद की थी। साथ ही उन्होंने उस लड़की की कहानी जानी थी, तो उसने बताया था ईस के साथ कई लड़कों ने कई महीनों तक रेप किया था। अब हम नहीं जानते कि ऐसा सच है या नहीं, पर ये तो सच है कि ये सिग्नल पर भीख मांगने वाली भिखारन है। वहीं रावत हवेली में सब कुछ सुना सा पड़ा था, बस वहाँ नौकरानियों के काम करने की ही आवाज आती थी। वो भी दादी की वजह से बिना आवाज किए काम करने की कोशिश करती थी। काफी दिनों से दादी ना अपनी दोस्तों से मिलती थी और ना ही उन्हें रावत हवेली पर बुलाती थी। वो अपने खोए हुए पोते को लेकर काफी उदास थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथों पर जैसे खून लगा हो। वो चिल्लाई, राशि, राशि जल्दी यहाँ आओ, देखो खून लगा है, जल्दी मेरा हाथों को साफ करो। राशि दौड़कर दादी के पास आई और उसने दादी के हाथों को देखा। दादी अपने दोनों हाथ देखते हुए कांप रही थी। राशि ने असमंजस में पड़कर कहा, बड़ी मालकिन, आपके हाथों पर खून का एक खतरा भी नहीं है। राशि की बात सुनकर दादी ने शांत होकर अपने हाथों को देखा तो वहाँ पर वाकई में कोई खून नहीं था। राशि जानती थी कि दादी को अपने खोए हुए पर पोते की वजह से गिल्ट महसूस होता था। राशि ने कहा, बड़ी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, वो लड़की फिर से माँ बन सकती है। आपको फिर से एक बार पर पोता मिल जाएगा। और मालकिन, अब तो आपको ये भी पता चल गया है कि वो छोटी बच्ची धानी आपकी ही परपोती है, तो आपको खुश होना चाहिए। ये सुनकर दादी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, भले ही वो लड़की मेरी परपोती है, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाता कि वो हमारे घर का चिराग नहीं हो सकती। काश, काश अनिका ने कई लड़कों को जन्म दिया होता तो आज मुझे अद्विजय के हाथों यूं सामने यूं हाथ ना फैलाना पड़ता। अच्छा होता कि मैं बहुत पहले ही अनिका और राजवीर को अलग कर देती। इस पर राशि भी हैरान थी। इतने सालों तक की सेवा की थी, मगर दादी थी कि उन्हें अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं थी। राशि ने उर्मिला देवी से ज्यादा सेल्फिश औरत पहले कभी नहीं देखी थी। और उर्मिला देवी खड़ी हुई और बोली, राशि, आज हम हॉस्पिटल चल रहे हैं अनिका बहू से मिलने। इस पर राशि हैरान रह गई। अभी वो अनिका के लिए इतने जहर भरे शब्द बोल रही थी और अभी वो उससे मिलना चाहती थी। उन्होंने राशि को असमंजस में पड़ा देखा तो कहा, हाँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर राजवीर, उसे तो बुरा लगेगा ना कि मैं उसकी बीवी को देखने भी नहीं गई। ड्राइवर से कहो कि वो कार निकाले। ये सुनकर राशि ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंची और आरोही हॉस्पिटल से निकली। उसने दादी जी के पैर छुए और रावत विला की ओर बढ़ गई। वहीं जब वो रावत विला में पहुंची तो उसे पता चला कि अद्विजय स्टडी रूम में था। वो अद्विजय के लिए कॉफी बनाकर स्टडी रूम के बाहर गई और उसने कई बार स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब दिया और ना ही दरवाजा खुला। आरोही की कॉफी तक ठंडी हो चुकी थी। उसने फिर अद्विजय को कॉल तक मिलाया, मगर अद्विजय ने आरोही के कॉल तक को भी कट कर दिया। आरोही असमंजस में खुद से बोली, मैंने तो इन्हें किसी बात से नाराज भी नहीं किया है, फिर बार बार मेरा कॉल क्यों काट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरी टीचर बनने की बात को लेकर अभी भी ये मुझसे नाराज हैं। अब तो पूछ कर ही पता चलेगा। आरोही फिर स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। तभी उसके फोन पर ऑफिस की एक लड़की का कॉल आया और उसने ऑफिस में हुई सारी बातें बताई। आखिर में आरोही ने ये कंक्लूजन निकाला कि अद्विजय इस बात से नाराज था कि कार्तिक ने उसके बारे में कुछ कहा था। वहीं ओबेरॉय हाउस में मिस्टी ने किचन में जाकर राज के लिए कुछ बनाना चाहा, इसलिए उसने नौकरानियों से मदद मांगी, मगर नौकरानियां अपना मुंह बनाकर अलग खड़ी हो गईं। उन्होंने मिस्टी की कोई मदद नहीं की। राज जैसे हर रोज उसको इंसल्ट करता था, इस वजह से नौकरानियां भी मिस्टी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थीं। राज ने उनको ये भी मना किया था कि वो मिस्टी को मैडम भी ना कहे। साथ ही राज ने एक दिन अपने घर की साफ सफाई कर रही नौकरानियों को बताया था कि कैसे मिस्टी ने उसे फंसाया था और उसे फंसा कर शादी की थी। इस वजह से नौकरानियां भी मिस्टी से नफरत करती थीं। मिस्टी ने जैसे तैसे करके राज के लिए अपने हाथ से खाना बनाया और वो बाहर खाना लेकर गई।
राज के साथ सोफे पर चहक बैठी थी। चहक ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राज बेबी, ये नौकरानी क्या कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? देखो कितने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं। राज ने अपने सामने खड़ी मिस्टी को देखा। मिस्टी ने एक व्हाइट कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटनों से नीचे तक थी। उस फ्रॉक पर चिकनकारी कढ़ाई की गई थी। उस फ्रॉक का कपड़ा थोड़ा पतला था, जिस वजह से मिस्टी की बॉडी थोड़ी सी रिवील हो रही थी। मिस्टी ने प्लेट में रखे शाही पनीर और पूरियों को टेबल पर रखा। चहक ने उसे चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम इतनी मोटी सी हो, तब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बॉडी को देखकर तुम्हारे राज साहब तुमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे देखो कैसे मैंने बॉडी मेंटेन की हुई हूँ, तभी तो मैं एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसे हर लड़का पाने के ख्वाब देखता है। ये सुनकर मिस्टी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए राज से बोली, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। राज ने चहक को एक लुक दिया। चहक जो कि पूरी तरह से राज पर ही झुकी हुई थी, वो थोड़ी दूर हुई। राज ने एक स्पून लेकर शाही पनीर की कटोरी में डाला। जब उसने पनीर को देखा तो वो बोला, पनीर तो सफेद होती है ना? ये सुनकर मिष्टी ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसने पनीर को भूनने के चक्कर में उसे पूरी तरह से जलाकर ही रख दिया था। ऊपर से ग्रेवी में शिवाय तेल के कुछ नजर नहीं आ रहा था। राज ने फिर भी शाही पनीर को बिना चेक किए दूर किया और बोला, क्या तुम इतना तेल खिलाकर मुझे मारना चाहती हो या अपनी तरह मोटा और बेडौल करना चाहती हो? ये सुनकर मिस्टी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। इससे उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, मगर राज के उस पर टाउंट करने से उसका दिल टूट गया था। राज फिर से बोला, दोबारा तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिस्टी ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो उस प्लेट को उठाकर वहाँ से जाने लगी। राज ने कहा, रुको, इसे लेकर कहाँ जा रही हो? ये खाना तुम्हारे लिए भी नहीं है। इसे खाकर तुम बीमार हो गई तो मुझे हॉस्पिटल और जाना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टी ने प्लेट को वहीं रख दिया और वो वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। चहक ने राज के हाथ को पकड़ते हुए कहा, राज, ये लड़की कौन है? तुम क्यों इसकी इतनी परवाह कर रहे हो? ये सुनकर मिस्टी अपनी जगह पर रुक गई। वो राज के जवाब का इंतजार कर रही थी। राज ने कहा, कुछ नहीं, इस लड़की को कुमार ने सड़क पर बुरी हालत में देखा और वो उसे घर पर ले आया। वो थोड़ा ज्यादा ही दयालु है, मगर उसे नहीं पता कि आजकल लोग कितने चालबाज होते हैं। ये सुनकर चहक बोली, लेकिन राज, तुम्हें इसे घर में नहीं रखना चाहिए। तुम एक सुपरस्टार हो, क्या पता वो तुम्हारे बारे में कोई जासूसी करने आई हो। राज इस पर कुछ नहीं बोला। चहक को देखते हुए राज टॉपिक चेंज करके बोला, तुम यहाँ स्क्रिप्ट बिस्किट करने आई थी ना? ये सुनकर चहक बोली, ओह, अभी तुम स्क्रिप्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। तुम्हें अपनी सेहत पर ख्याल रखना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन की ओर जाने लगी। राज ने उसे कोल्डली कहा, चहक, तुम गेस्ट हो और गेस्ट की तरह रहो। तुम्हें मेरे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर चहक ने कहा, मगर मैं तो। राज ने कहा, बस तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। चहक। ये सुनकर चहक बोली, ठीक है, क्या तुम मुझे ड्रॉप करना चाहोगे? राज ने कहा, क्या तुम अपने ड्राइवर के साथ नहीं आई हो? ये सुनकर चहक बोली, राज, क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? तुम अपने दोस्त को उसके घर भी ड्रॉप नहीं कर सकते? राज ने कहा, आई डोंट हैव टाइम, तुम खुद जाओ। चहक फिर ना खुश होकर ओबेरॉय हाउस से निकल गई। राज ने फिर टेबल पर रखी डिश को देखा। उसने खाकर देखा। उसे बिल्कुल भी ऑन जाली खाना पसंद नहीं था, मगर मिस्टी ने उसके लिए अपने हाथ से बनाया था, इसीलिए उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर वो बेडरूम में चला गया। उसने नाइट सूट में चेंज होते हुए कहा, कल सुबह हमें मामा मामी जी के साथ ट्रिप पर जाना है, सो अपनी पैकिंग कर लेना। ये सुनकर मिस्टी खुश हो गई और रिएक्ट किया। राज ने कहा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस अपने कपड़े पैक कर लो। ये सुनकर मिस्टी अचानक बोली, मगर एक प्रॉब्लम है। राज ने मुड़कर मिस्टी की तरफ देखा। मिस्टी सर नीचे करके बोली, वो हमारा मासिक धर्म शुरू हो चुका है और अगर ट्रिप पर कुछ हुआ तो। राज ने कहा, क्या तुम्हारे पास वो सब नहीं है? ये सुनकर मिस्टी बोली, है तो,
लेकिन हमें डर लगता है। मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सामान मंगा देता हूँ कि। ये सुनकर आखिर में मिस्टी तैयार हो गई। सोते हुए उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। राज ने यह देखा तो उसने अपना पिल्लो उठाकर मिस्टी को दे दिया। मिस्टी ने उस पिल्लो को गले लगाया और अपना एक पैर उस पर रखकर लेट गई। पिल्लो काफी बड़ा था, जिस पर उसने अपना सर भी रखा हुआ था। जब वो सोने लगी तो राज ने अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराते हुए उसके बालों को हटाया। मिस्टी को अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए राज नीचे गया। वो किचन से एक कॉटन के कपड़े को तवे पर गर्म करके ऊपर लेकर आया। उसने पीछे से मिस्टी की कमर पर उस कपड़े को रखा था ताकि मिस्टी के पीरियड क्रैम्प्स का दर्द कुछ कम हो सके। मिस्टी को इससे हल्की राहत मिली। अगली सुबह विराज को भी ये पता चला कि सभी ट्रिप पर जा रहे हैं। वो अब सिया को छुड़ाने का प्लान कर रहा था, जिसमें उस आरोही की जरूरत थी, मगर आरोही भी ट्रिप पर जा रही थी, इसलिए उसका प्लान थोड़ा डिले होने वाला था। विराज जब सोच में खोया था, ऊपर से कल रात ही अद्विजय ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया था, जिस वजह से विराज के पास काफी कम टाइम था। तभी विराज ने गेस्ट रूम के दरवाजे को खुलता हुआ महसूस किया। अग्नि अपने हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अंदर आ रहा था। उसने ट्रे को बिस्तर पर रखा और बोला, डैडी आप हैंड वॉश करके आइए। ये सुनकर थोड़ी देर में वॉशरूम से वापस आया और एक निवाला तोड़कर अग्नि को खिलाया। विराज ने उससे कहा, अग्नि, हम आज यहाँ से वापस अपने घर जा रहे हैं, क्या तुम इस बात से खुश हो? अग्नि ने काफी देर बाद जवाब दिया, नहीं डैडी, मुझे यहाँ छोटी के साथ रहना अच्छा लगता है, वहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है ना। विराज उदास आवाज में बोला, डैडी को माफ करना। अग्नि, क्या तुम भी एलडी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने चाहोगे? अग्नि खुश हो गया और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और विराज को थैंकफुल होकर देखा। वहीं हॉल में धानी और आरोही ने स्काई ब्लू कलर की फ्रिल वाली गाउन पहनी हुई थी, जिसमें नीचे धानी लगेज बैग के ऊपर बैठी हुई अपने पैर हिला रही थी। उसने पॉट बनाते हुए कहा, मम्मा, क्या हम अग्नि भैया को अपने साथ नहीं ले जा सकते? इस पर आरोही ने कहा, हाँ, हम ले जा तो सकते हैं, लेकिन शायद उसके डैडी नहीं मानेंगे। ये सुनते ही धानी बोली, नहीं मामा, अग्नि के डैडी बहुत अच्छे हैं और उसकी बात मानते हैं, मगर मेरे डैडी का नहीं पता नहीं। डैडी ने तो कल अग्नि को बहुत डांटा भी था और फिर उन्होंने अग्नि पर गन से सूट भी किया था। ये सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। उसने हकलाते हुए सवाल किया, क्या उसे शूट किया? वो अब कहाँ है? क्या वो ठीक है? धानी, मुझे बताओ, वो किस हॉस्पिटल में है? आई वॉन्ट टू सी हिम। ये सुनते ही धानी बोली, ओहो, ऐसा नहीं है मम्मा, वो खिलौने वाली गन थी, इसीलिए अग्नि को कुछ नहीं हुआ है, मगर डैडी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अग्नि को एक बार भी शूट नहीं करने दिया। डैडी बहुत जेलस पर्सन है मम्मा। इस पर आरोही ने कहा, तुमने ठीक कहा, डैडी बहुत ज्यादा जल टुकड़े हैं। ये सुनकर अचानक धानी हंसने लगी और उसने कहा, मम्मा, ये जलकुड़ा क्या होता है? इस पर आरोही ने कहा, जल कुकड़ा वो होता है जो हर छोटी छोटी बात से जलने लगता है। ये सुनते ही धानी ने हंसते हुए आगे कहा, मम्मा, यू आर राइट, मगर डैडी को किसी से जलने की जरूरत क्या है? हम दोनों डैडी के ही तो हैं। वैसे मम्मा, अभी डैडी कहाँ हैं? धानी ने उन्हें बहुत टाइम से देखा ही नहीं। इस पर आरोही ने कहा, मैंने भी तुम्हारे जल कुकड़े डैड को कल रात से ही नहीं देखा है, क्योंकि वो स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आए। ये सुनते ही धानी बोली, मम्मा, डैडी को कितना काम होता है ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उनकी हेल्प करूंगी। इस पर आरोही ने कहा, क्या तुम बिजनेस वर्ल्ड में जाना चाहोगी? ये सुनते ही धानी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं मम्मा, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं तो माफिया वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ और डैडी की तरह दुश्मनों को ढिसूम ढिसूम करने मारना चाहती हूँ। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।